अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। प्रोग्राम का आगाज़ आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जिसके मुताबिक इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात के लिए मौजूद हमास की क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल हैया की हलाकत की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हैया शहीद हो गए हैं। ताहम अल जज़ीरा ने हमास ज़राए के हवाले से ये बताया है कि इजलास में मौजूद हमास के तमाम रहनुमा इसराइली हमले में महफूज रहे। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में ये तस्दीक कर दी गई है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमास ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हमले के वक्त हमास की मुतअद्दिद रहनुमाओं का इजलास जारी था और इजलास में हमास रहनुमा गज़ा जंग बंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और इसराइली हमले के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने दोहा में इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के अमल को ख़तरनाक और बैनुल-अक़वामी क़ानून की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि कतरी हुकाम ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इस इक़दाम को पूरे ख़ित्ते का अमन ख़तरे में डालने की कोशिश करार दिया है। इसके साथ साथ आज ही बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो नेपाल में अवाम के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म KP ओली शर्मा का इस्तीफ़ा है, जिनके मुल्क से फ़रार होने की खबरें सामने आ रही हैं। इन दोनों अहम वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसराइल का दोहा में हमास की जो क़यादत है उस वक्त हमला करना, कि जिस वक्त वो टॉक्स कर रहे थे, वो मौजूद थे वहाँ पर, मुज़ाकरात किस्म के सारा सिलसिला चल रहा था, ये किन ख़तरनाक अज़ाइम की तरफ इशारा कर रही है ये सारी एक्टिविटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा, देखिए ये तो अब बात बिल्कुल वाज़े हो गई है। इसराइल उस बेकाबू हाथी की तरह है जो कि अब किसी के काबू में नहीं रहा। इसको सिर्फ अमेरिका ही काबू कर सकता है, लेकिन शायद वहाँ भी इस वक्त वो एपिटाइट नहीं है कि पूरा जोर लगाया जाए। अब इस सूरत हाल में तो जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है, लगता है कि उस पर ही अमल दरामद हो रहा है। जहाँ हमास को और उसकी लीडरशिप को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे भी जो सेटलमेंट्स जारी हैं। गज़ा सिटी में भी हर रोज़ हमले हो रहे हैं, हर रोज़ सैकड़ों लोग फ़लस्तीनी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो लगता तो कोई यही है कि अब हालात किसी के काबू में नहीं रहे और कतर में ख़ास तौर पे इस किस्म का हमला होना तो बड़ी ही खौफनाक बात है, इन द सेंस के हाल ही में जैसा कि आप जानती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब, यूएई और कतर के दौरे पे थे और बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी, ट्रेड की बातें हो रही थी। तो हमारा तो ख्याल यही था कि चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम ये तीनों मालिक तो इसराइल के इस हवाले से थोड़े बहुत ओब्लाइज्ड होंगे, लेकिन लगता कुछ यही है कि इस वक्त इसराइल और बिन नेतन्याहू ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब किसी की बात नहीं सुननी। और तो चूंकि सदर ट्रंप ने भी जी हाल में जी, एक बयान में कहा कि मैं कुछ अब जो इसराइल करे सो करे, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इसराइल के हवाले से सदर ट्रंप के वो बयानात भी तो है ना और रिकॉर्ड पे, कि जिसमें वो बार बार एक तो सीज़ फायर की बात करते हैं, सीज़ फायर कराने का उनको बड़ा शौक है, सो वो बार बार सीज़ फायर का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, वो हर जंग में इन्वॉल्वमेंट भी दिखाते हैं और वो कहते हैं भाई मैंने सीज़ फायर कराया। और यहाँ पर भी इसराइल और गज़ा फ़लस्तीन के मामले में भी उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे यही उम्मीद है कि इसराइल इस किस्म का कोई हमला या कुछ नहीं करेगा। तो इज़ इट अ फेलियर फॉर ट्रंप ऑल्सो जो ये हुआ आज इट इसराइल की तरफ से? इज बिकॉज के देखें ना, कैंपेन जो थी, इलेक्शन कैंपेन, उसमें तो गजा और यूक्रेन के दो मामला थे जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और फिर उनके आने से एक दिन पहले अगर आपको याद हो तो 19 जनवरी इस साल सीज फायर हो भी गई थी और उसके 3 फेजेस थे। पहला फेज कंप्लीट हुआ लेकिन इसराइल ने दूसरे फेज पे जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद से ट्रंप ने वो उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, उनके स्पेशल इन्वॉयस स्टीव विटकॉफ जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस यूक्रेन की तरफ रहा और यहाँ पे इसराइल को, बिन नेतन्याहू को खुली छुट्टी मिली। अब देखिए जो सूरत हाल है ना, वो बिल्कुल लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब ये बात आके रुकती है, मैं समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया पे, अनलेस के प्रेसिडेंट ट्रंप अपना वर्ल्ड व्यू इसराइल के बारे में तब्दील करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई इजलास हो जाए और सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट तक बात ना हो, लेकिन एक करारदाद ऐसी आए जो चैप्टर 7 के तहत हो, जो कि मैंडेटरी हो इसराइल की। लेकिन मुश्किल लगता है इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका में
मुझे नहीं लगता कि इसराइल अमेरिका इस किस्म की करारदाद को आने देगा। ठीक है। अब बात आ जाती है अरब दुनिया पे। अरब दुनिया को स्टांस ले, ट्रेड जो है रिलेशन सेवर करे, मुनक़ता करे, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे, तो कोई शायद प्रेशर ये बिल्ड हो पॉसिबल सके। लेकिन है बासित साहब, ये हो सकता है नोइंग के ओआईसी तो कुछ भी नहीं कर सकती और एक आराइशी किस्म का फोरम है, बस मीटिंग होती है और इजलास बर्खास्त हो जाता है, मतलब इट इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट फोरम बेसिकली। आई एग्री विद यू कि वो एक लिहाज से अरब दुनिया में भी वो मेटल नज़र नहीं आता हमें। और ओआईसी तो वैसे ही बिल्कुल एक मेरे हिसाब से डॉर्मेंट और डिसफंक्शनल हो चुकी है। लेकिन यह है कि अरब दुनिया को अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसराइल को इस किस्म की इजाज़त दे दी कि वो इस किस्म के अटैक करे सॉवरन ममालिक में, जो कि इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और उनकी सॉवरेंटी की वायलेशन है, तो फिर तो कोई मुल्क भी वहाँ सिक्योर नहीं है इसराइल से। जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना, इंडिया ने अटैक कर दिया था। तो इस किस्म के हालात अगर वेस्ट एशिया में भी हैं, और इसराइल तो बिल्कुल कभी सीरिया पे हमला, कभी लेबनान पे हमला, कभी कतर पे हमला और कभी ईरान पे हमला, ये तो हालात बहुत मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक होते जा रहे हैं और अरब दुनिया को ख़ास तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, अब ये भी बताइए अब्दुल बासित साहब कि दोहा की जो सॉवरेनिटी है या उसका जो एक तासुर था एक न्यूट्रल ग्राउंड का, कि जहाँ पर बेसिकली तमाम मसाइल हल हो सकते थे, मीडिएशन होती थी। अगर हम इनखिला की बात करें अमेरिका की, तो तालिबान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे या जो टॉक्स हुई थी वो भी दोहा में हुई। फिर उसके बाद इस वक्त भी वो टॉक्स चल रही थी जबकि ये हमला हुआ। तो ये जो सेफ न्यूट्रल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था कतर के हवाले से, वो कितना डैमेज हुआ इस हमले से? देखिए, कतर का जो रीसेंट पास्ट अगर आप देखिए, उससे थोड़ा पहले 10-15 साल पहले चले जाइए, तो कतर का ज़रा वर्ल्ड व्यू डिफरेंट रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर गल्फ कंट्रीज़। ये इख्वान मुस्लिमून को भी ये सपोर्ट करते रहे। फिर जो इजिप्ट में तब्दीली आई, मोर्सी की हुकूमत आई, उसको भी सपोर्ट किया। बाकी अरब ममालिक इसके हक़ में नहीं थे, और इसी वजह से आपको याद होगा कि सऊदी अरब और यूएई वगैरह ने इकनॉमिक ब्लॉकेट भी किया था कतर का। इसी तरह हमास के बारे में भी अरब दुनिया जो थी वो कोई इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं थी कतर के रोल से। तो कतर का एक हमेशा से थोड़ा कंट्रोवर्शियल रोल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने ये भी देखा, अल जज़ीरा के हवाले से भी लोगों को बड़े ख़दशात थे, इवन अरब दुनिया को भी ख़दशात रहे हैं। इसी वजह से बहुत से ममालिक में शायद अल जज़ीरा अरब भी नहीं आता। तो कतर ने पिछले कुछ सालों से कोशिश की है कि दोहा को एक जनीवा के तौर पे एक डेवलप किया जाए। यहाँ पे इस तरह आपने कहा, अफगानिस्तान के हवाले से ही मुज़ाकरात होते रहे, हमास और इसराइल के दरमियान भी यहाँ पे मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जब इसराइल के अपने जो इंटेंशंस हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो अब बड़े वाजे हो गए हैं कि वो एक ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, ज़ायनिस्ट एजेंडा की बात कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात में कतन कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इसी वजह से वो मुज़ाकरात में पहले जो हुए थे उसको उन्होंने सीज़फायर को एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो आपको ये मुज़ाकरात तो सारा ही ठूक है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो अब्दुल बासित साहब, फिर जब हम हमास की बात कर रहे हैं, आपने भी हमास का जिक्र किया, तो वेयर डज दिस अटैक लीव हमास नाउ? मतलब हम लीडरान को ईरान में भी निशाना बनाया गया, यहाँ पर भी उनके लीडरान के हवाले से जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए मुख्तलिफ खबरें इस वक्त तो रिपोर्ट्स में चल रही हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर भी अटैक उनको किया गया। सो उनके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, हमास का मिलिट्री रोल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जहाँ तक अब देखिए, कोई जंग तो नहीं हो रही ना गज़ा में इस वक्त। गज़ा में तो इस वक्त एक जेनोसाइड वाली सिचुएशन है। हमास की जाने से तो कोई रिएक्शन, मिलिट्री रिएक्शन तो नहीं आ रहा, बट एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमास इज स्टिल देयर। अब वन कांट रियली नो कि किस हद तक वो पॉपुलैरिटी उसकी है, या इस वक्त थोड़ा मुश्किल। ठीक है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, 6 अक्टूबर अब आने वाला है, बिल्कुल इट्स अराउंड द कॉर्नर, के जब गज़ा हमले के तनाजुर में ये बड़ी एक अहम तारीख है और एक तरह से सेकेंड एनिवर्सरी आ जाएगी ये सारे मामले की। आपको ये तनाज़ा किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? यहाँ पर कोई
मतलब जिसको कहते हैं कि वो ब्रेक थ्रू जो कि हो जाना चाहिए था, और ट्रंप को अगर हम सीज़ फायर कराने के शौकीन शख्सियत के तौर पर सामने देखते हैं तो उन्होंने कोई हल किसी चीज़ का निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा बस जंग रोक दो, इस वक्त रोक दो, बाद में मेरे बन जाने के बाद बेशक तुम लोग लड़ मर जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये हर जगह उन्होंने किया, चाहे पाकिस्तान भारत का भी मामला देखें तो उधर भी तनाज़ा सॉल्व तो ना हो पाया, इसी तरह इसराइल और गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल देखें, वहाँ पर भी सॉल्व ना हो पाया। तो ये जो सीज़ फायर को हम ये हतमी अंजाम समझ लेते हैं, ख़ास तौर पे ट्रंप के नज़रिए से अगर हम देखें, तो ये आपको सिचुएशन कुछ कहीं बेहतरी की तरफ जाती नज़र आती है, या इट सीम्स टू बी अ होपलेस केस? ये 7 अक्टूबर तो चलिए आ जाएगा और चला भी जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर आप यूक्रेन में देखें तो वहाँ पे उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट है। वहाँ पे वो पीस डील की बात कर रहे हैं, सीज फायर की नहीं कर रहे। वहाँ वो पुतिन से एग्री करते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता है, लेकिन मुझे सच्ची बात है, ईमानदारी की बात तो ये है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और चूंकि नेतन्याहू इस वक्त डोमेस्टिकली काफ़ी उनको परेशानी है, इन द सेंस के वो इस वक्त फार राइट के जो लोग हैं, बिन गैवियर हों या स्मोट्रिच हों, वो उनके हाथ में हैं और वो उनको लूज़ नहीं कर सकते। अगले साल अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कुछ भी ये नेतन्याहू कुछ करेंगे, कोई डील करेंगे हमास के साथ। अब ये उन्होंने फैसला कर लिया, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, कि वो हमास वगैरह से कोई डील नहीं होगी और ये मामलात इस तरह ही चलते रहेंगे। और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, वो इस वक्त यूक्रेन में ऐसे फंसे हुए हैं, वहाँ से उनका निकलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये मामलात कोई अब मुज़ाकरात के जरिए हल होने हैं। ये मामलात इस तरह ही चलते रहे। अनफॉर्चुनेटली ये मामला इसी तरह, हाँ, अरब दुनिया फर्म स्टैंस ना ले कोई। अच्छा, अनलेस अरब दुनिया कोई स्टैंड ना ले फर्म इनफ कि भाई वो इस तनाज़े को रोकें। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आज के दिन की एक और बड़ी अहम खबर थी और एक और बड़े ही खौफनाक किस्म के मनाज़र सामने आए। अवाम का गैज़ व गज़ब हमने देखा, और ये पिछले 1 साल के अंदर ये दूसरा मुल्क है जिसमें हमने देखा। पहले बांग्लादेश की बात हुई, वहाँ पर इसी मतलब तर्ज तरीका अपनाया गया। वहाँ पर उनके जो लीडरान हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको दे वर पुश्ड आउट, दे हैड टू बेसिकली रन फॉर देयर लाइव्स। आज भी यही चीज़ देखी गई कि नेपाल के वज़ीर आज़म और एक तशद्दुद मुज़ाहरे और ये सारा मामला। तो ये आप कैन यू ड्रॉ पैरेलल बिटवीन दीज टू स्टेट्स कि भाई ये बांग्लादेश और नेपाल में, ऑल्दो श्रीलंका में भी हमने ये सारा कुछ देखा, लेकिन वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी और कोविड के बाद इकोनॉमिक सिचुएशन के तनाजुर में था। यहाँ पर सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट था। तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं 1 साल के अंदर 2 इसी किस्म की तरीक़ाकार और 2 रियासतें जिनसे वज़ीर आज़म भागे, एक ही तरीके की हुकूमतें जो हैं वो उनके तख्ते पलटे। मेरे ख्याल में ये जो कंपैरिजन हम ड्रॉ करने की, एनालॉजी क्रिएट करने को, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है और इससे हम शायद गलत कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, एक 16 साल की हुकूमत शेख हसीना की थी और वो अथॉरिटेरियन रिजीम, डिक्टेटोरियल माइंडसेट और बिल्कुल प्रो इंडिया, और इस वजह से, और वहाँ भी करप्शन बेशुमार, और पुराने जो लोगों को फांसियाँ, इंटरनेशनल जो उन्होंने क्राइम ट्रिब्यूनल अपना बना रखा था, उस कॉन्टेक्स्ट से मेरा नहीं ख्याल कि ये, देखिए ना, जो केपी शर्मा ओली हैं, इनको तो पिछले साल जुलाई में ये इलेक्ट होके आए थे और एक इलेक्शन के थ्रू होके आए थे। कुछ ग्रीवेंसेस यकीनन हो सकते हैं नेपाल के लोगों के करप्शन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें कुछ बैरूनी ताकतें भी हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाया। अच्छा, हमने ओली साहब की हुकूमत अगर आप देखिए तो हमें एक टिल्ट नज़र आता है टूवर्ड्स चाइना, क्योंकि वो ज़रा कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन के आदमी हैं। तो अभी हाल में उनकी बीजिंग में मुलाकात भी हुई प्रेसिडेंट शी के साथ। तो एक चूँकि बहुत डिपेंडेंस है, अगर आप देखिए नेपाल की लैंडलॉर्ड कंट्री है, उसकी भारत पे बहुत डिपेंडेंस है, और फिर बॉर्डर डिस्प्यूट बड़े सीरियस हैं। और प्राइम मिनिस्टर ओली ने पिछले 1 साल में अपना सियासी नक्शा जो नया रिलीज़ किया, उसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको नेपाल का एरिया बताया। इसी तरह जो नया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको पिनलाइज किया गया है अब्दुल बासित साहब, अगर वो चाइना की कम्युनिस्ट सोच के ज़रा हामी लगे या हामी हिमायत करते नजर आए किसी और बड़े मुल्क के थ्रू। मैं हिमायत तो नहीं कहता, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ओली चाहते थे कि जो भारत पे डिपेंडेंस है वो कम हो, क्योंकि भारत भी बहुत अपनी एक हेजेमनी तो यहाँ क्रिएट करना चाहता है इस रीजन में। तो इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पर इसमें नजर किसकी आई, कुछ आप पिन पॉइंट कर सकते हैं?
मैं समझता हूँ कि भारत ने कहीं ना कहीं स्टोक किया इस अच्छा। वायलेंस को, क्योंकि एक तो खतरा उनको बांग्लादेश से पहले ही उनके हाथ से निकल गया था। अब नेपाल को वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो बिल्कुल प्रो चाइना की अलाइनमेंट पे चला जाए, या ऐसी पोजीशंस है जो एंटी इंडिया हो, खास तौर पे बॉर्डर रीजन्स पे। तो खास तौर पे जो मदेसी जो ट्राइब है या मदेसी जो रीजन है तेराय का बॉर्डर एरिया, उसमें प्राइम मिनिस्टर ओली ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली विज़ावी इंडिया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो भी हुकूमत आएगी, सुन तो यही रहे हैं कि बालन शाह जो हैं खटमंडू के मेयर, ही मे बिकम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो ही कम्स फ्रॉम मदेसी रीजन। ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद भारत का कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर है उनकी। ठीक है, तो फिर विल द डस्ट सेटल इन नेपाल? बस तो देखिए, अब सेटल तो जब इलेक्शंस होंगे देखा जाएगा। ये इंटरिम सेटअप आता है फोर्स, क्योंकि वो क्या करती है। सो इट्स काइंड ऑफ स्टिल फ्लूइड, लेकिन कम अज कम वायलेंस मेरे ख्याल में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे अब वो सेलिब्रेशन में तब्दील हो गए हैं। तो लेट्स होप, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, तो हम तो यही ख्वाहिश रखेंगे कि नेपाल के लोग जो हैं वो जमहूरियत की जानिब जाएं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं। तो लेट्स होप कि जो भी इंटरिम सेटअप आता है वो एक अरसे के बाद इलेक्शंस करवा सके और जमहूरियत पे दोबारा मुल्क को वापस ले आए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब्दुल बासित साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से इसराइल के हमास पर कतर में हमलों के हवाले से भी बात हुई, और नेपाल में जो कुछ हुआ आज के दिन, जो कुछ देखा गया, उसके हवाले से भी अब्दुल बासित साहब ने ये कहा कि ये अपेरेंटली ऐसा लगता है कि किसी तौर पर किसी की शय से या किसी तरीके से स्टेज्ड किसी मामले का ये कुछ शख्साना नज़र आता है, और ताकि बिल्कुल नेपाल जो है वो हाथ से ना निकल जाए जैसे बांग्लादेश हाथ से निकल गया था। सो उस चीज़ को रोकने के लिए शायद ये एक स्टेज्ड किस्म का ड्रामा है। अब आने वाले वक्तों में देखते हैं कि खित्ते में किस तरीके से ये सिचुएशन डेवलप करती है, और आपको भी इसके हवाले से आगाह रखेंगे। और अब प्रोग्राम में जिक्र ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का, जिसमें 9 मई केसेस की सज़ाओं की बाज़गश जो है वो थमने में नहीं आ रही है। PTI के दीगर मामलात पर भी बहुत बात हो रही है। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक और 9 मई केस में PTI रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की दोबारा सजा सुना दी है, और दीगर केसेस की तरह शाह महमूद कुरैशी को इस केस में भी बरी कर दिया गया है। जबकि सजा याफ्ता मुजरिमान की फहरिस्त में खदीजा शाह का इजाफा हो गया है इस मरतबा, जिनको 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये चौथा मुसलसल केस है कि जिसमें PTI क़यादत को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हों। और दूसरी जानिब अडयाला जेल से इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन अमान कायम करने के लिए अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करने की हिदायत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये सब मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब बतौर वकील, बल्कि मैंने तारुफ आपका सियासतदान की हैसियत से कराया, लेकिन वकालत की तरफ से हम आगाज़ करते हैं आज कि आज एक और 9 मई का केस आया, उसका एक और फैसला आया, उसी पैटर्न पे दोबारा 10-10 साल कैद की सज़ाएं आईं, और उन्हीं लीडरान को आई जिनको पहले 3 मरतबा सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। सिर्फ इजाफा आज की अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें खदीजा शाह साहिबा का था। हाउ डू यू लुक एट दिस वन? देखिए ये जो केसेस हैं इनका कानून से तो ताल्लुक जो है ना बिल्कुल वाजिबी सा ही है। तो इसको एक वकील के नुक्ता नज़र से क्या आप देख सकते हैं, ये तो कतई तौर के ऊपर सियासी मुकदमे हैं, और इनका जो केसेस के फैसले आ रहे हैं वो भी बिल्कुल सियासी नौइयत के हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंसाफ जो है वो ना, सच्ची बात है कि कोई कानूनी लड़ाई लड़ सकी है, ना ही कोई सियासी लड़ाई लड़ सकी है। इमरान खान साहब ने जिन लोगों को चुना वो तो प्रैक्टिकली हथियार फेंक चुके हैं, और अब तो सिर्फ इमरान खान है और अवाम है, दरमियान में पार्टी का काडर उस तरह से मौजूद नहीं है। और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो अलबत्ता रोज़ और ऊपर जा रही है। अगर 65% लोगों ने 9-8 वोट किया था इमरान खान के लिए, आज 75% लोग इमरान खान के लिए वोट करेंगे, और उनकी जो सेंटिमेंट है लोगों का वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ वो ये है कि जो बुनियादी तौर के ऊपर जो सुकम है वो, देखिए ना, इस वक्त सच्ची बात तो ये है कि हुक्मरान और इमरान खान दोनों ही जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो मुआवजे पर ही इस वक्त जो है वो मुनहसर है। हुक्मरान चाहते हैं कि कोई मुआवजा हो जाए जिससे इमरान खान की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी जो है
वो नीचे आ जाए और वो चैन से हुकूमत कर सकें। और दूसरी तरफ इमरान खान समझते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से हुकूमत की तब्दीली हो कि वो बहुत ताकतवर हुक्मरान बन के पाकिस्तान में वापस आ सकें। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये किसी स्ट्रैटेजी पे मुनहसर नहीं है, ये विश के ऊपर मुनहसर है। और मैंने खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए आपका स्टांस बहुत बड़ा है, कोई उसमें दो राय नहीं है। पॉपुलैरिटी भी आपकी इतनी ज़्यादा है, शायद ही कोई और पाकिस्तानी लीडर इसके करीब पहुंचा हो, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है ठीक है। अच्छा, और स्ट्रेटजी। स्ट्रैटेजी के बगैर आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा फवाद साहब, जब आप ये कहते हैं कि कानूनी टीम जो है वो कानूनी महाज पर भी कुछ नहीं कर सकी और सियासी महाज पे भी कुछ नहीं कर सकी, चलें सियासी महाज पे तो मैं या लोग होंगे तो वो आपसे एग्री करेंगे कि भाई गंडापुर साहब यहाँ आए, इतना बड़ा अपना जो तम तराक से आए केपी से निकल के, और यहाँ आके वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए चाय पीने, और उसके बाद एक अजीब सी कहानी हमने सुनी कि भाई हम 16 डिस्ट्रिक्ट अबूर करके मैं केपी पहुँचा, पेशावर पहुँचा, और वो एक अजीब सी सूरत हाल थी। लेकिन जो कानूनी महाज है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं और इंडिपेंडेंट मुबसरीन हो जाएं, लिखने लिखाने वाले हो जाएं, लॉयर्स हो जाएं, वो ये कहते हैं जब कानून ही नहीं है तो कानूनी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी? जब अदालतों के फैसले ही नहीं माने जाते तो फिर कानूनी चाहे कोई भी वकील दुनिया का आके बैठ जाए तो वो क्या कर लेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपने देखिए ना, आपने वकीलों को क़यादत क्यों दी थी? आपने हामिद खान को सेनेटर क्यों बनाया था? आपने पिछले जो हाई कोर्ट सदर थे लाहौर के, उनको 3 करोड़ रुपया दे दिया, मौजूदा सदर को 5 करोड़ रुपया दे दिया। लॉयर आपसे 15 जो है वो जमा नहीं होते। आपकी जो ILF है वो किधर है? जो लोग आपके केसेस लड़ रहे हैं, आप मुझे बताइए उनमें कितने हैं जो इस काबिल हैं कि वो मुकदमे भी लड़ सकें? जो स्ट्रेटजी अगर आपने कानून के एतबार से अदालतों के ऊपर जो सिचुएशन है उसको सामने रख के बनानी थी ना। मिसाल के तौर के ऊपर जाज चौधरी साहब को, महमूद रशीद साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को मल्टीपल केसेस के ऊपर जो PTI की पार्टी है वो क्या अदालतों में गई? और अगर अदालतों में नहीं गई तो क्यों नहीं गई? और अगर अदालतों में जाते और 200 वकील भी जज के सामने खड़े होते कि एक ही तरह के मुकदमों में आप 34,000 लोगों को ट्राई कर रहे हैं और 34,000 पिटीशनें जो है वो पहले आप सुने, तो आपको सुननी पड़ती ना। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि ना तो आप कोई लीगल स्ट्रेटजी बना सके हैं और लेकिन ना ये ही इतना आप आसान है political फवाद strategy। साहब, ये क्या इतना आसान है कि 200 लोग जज के सामने खड़े हो जाएं और जो सजा चार मुकदमों में हो रही थी और जहां फैसला हुआ था कि भाई इन सबको 10-10 साल की सजा देनी है, तो उनका सजा मुअत्तल हो जाएगी या सजा नहीं होगी सिर्फ इसलिए कि 200 लोग जज के आगे खड़े हो गए? बिकॉज द सिस्टम हैज टर्न्ड अगेंस्ट PTI ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी। आप मुझे 1000 वकील पर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े कर दें और उनसे कहें कि आप इन मामलों के ऊपर जो है वो फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जब तहरीक बनाएं और आप कहें कि सारे वकीलों को इतना इग्नोर कर देंगे। बार एसोसिएशंस में आपकी कारकर्दगी ये है, आपके जो लोग हैं उन्होंने वो लोग बाहर फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से चंदों के ऊपर जो मौजूदा, देखिए हम तो 3 साल से बाहर ही नहीं जा सके, हम तो PNIL के ऊपर और इनके ऊपर हैं। ये जो सारी लीडरशिप है, आप जरा इनके दौरे उठा के देखें कितने हुए। हर बंदा किसी वक्त कनाडा बैठा हुआ है, किसी वक्त लंदन बैठा हुआ है, कहीं कभी कहाँ बैठा हुआ है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा एक जो फ्रॉडस्टर्स का ग्रुप था वो PTI के ऊपर मुलव्वस हो गया, मतलब मुसल्लत हो गया। उन्होंने एक तरफ अपनी जो लीगल मामलात थे उनसे नहीं तो पैसे बनाए, सारे एक तरफ पॉलिटिकल मामलात से पैसे बनाए, अभी तक ये पोजीशनें ली। इंप्रेशन आता था फवाद साहब कि आपको PTI की जो लीगल क़यादत है उससे एतराज़ ज़्यादा है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो तो फिर उसमें तो सियासी क़यादत भी आती है, जिसमें फिर शायद बाकी लोग भी आते हैं जो MNAs रहे हैं, सियासी या क़यादत तो है ही कोई नहीं PTI की, कौन सी सियासी क़यादत? असद कैसर साहब वगैरह वगैरह, जुल्फी बुखारी, यही नाम बाहर नजर आते हैं, कासिम सूरी, ये लोग बाहर नजर आते हैं। बाकी तो अब बाहर वाले किसकी आप बात कर रहे हैं वो मैं समझने से कासिर हूं उसको। वो पूछ ही कोई नहीं रहा। देखिए आप मुझे बताएं इस वक्त PTI की सियासी लीडरशिप में शाह महमूद कुरैशी की क्या हैसियत है, एजाज चौधरी की क्या हैसियत है, यास्मीन राशिद की क्या हैसियत है, उनको मजबूरी खत लिखना पड़ा आज, है, उनको आज मजबूरी खत लिखना पड़ा। इकबाल साहब की क्या हैसियत है, हमाद अजहर की क्या हैसियत है, जो हमारे लोग जिन बेचारों ने सजाएं सही जो सारे अंदर गए उनकी क्या हैसियत है। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो आउट कर दिया इन्होंने। ये तो एक ग्रुप है सिर्फ 5-7 लोगों का, वकास
हो गया, ये अपना सलमान अकरम राजा हो गया, इधर जो हामिद खान वगैरह लोग हो गए, इन लोगों ने तो बिल्कुल पार्टी तो को लेकिन हाईजैक फवाद कर साहब, लिया है। इधर तो आप लोगों को दो बात चीजों को करनी मिक्स पड़े। अप नहीं कर रहे क्या? जो लोग रूपोश हैं उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब खान साहब के बारे में वो खुद ये बयानात देते हैं कि खान ने कहा है तुम बाहर ना निकलना, तुम छुपे रहो, तुम्हारी जान को खतरा है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि जान को खतरा है, बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर उनकी स्पेस पे आके कोई और बैठेगा ना फवाद साहब? नहीं, उनकी स्पेस पे तो आके कुछ बैठेगा, लेकिन सियासी हिकमत अमली में तो उनकी ओपिनियन होनी चाहिए ना। वो लोग शौक से तो नहीं छुपे हुए, या जो लोग अपनी फैमिली से इतने दूर हैं वो कोई शौक से तो नहीं जो है वो बाहर है। जो असलम इकबाल अगर वापस नहीं आ पा रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो शौक से वहां बैठे हुए हैं? जाहिर है उनकी उनको नहीं, और क्यों नहीं आने दिया जा रहा? पीटीआई की जो असल पीटीआई थी, वहां पे हर आदमी ने सफर किया है और बहुत ज्यादा जुल्म और जबर का सामना किया है। और उनको ये जो नई जो पार्टी बनी 9 मई के बाद, उन लोगों ने तो सिवाय फंडिंग लेने के, सिवाय ओहदे लेने के कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी खान भी साहब जो सारी सीम्स टू बी मतलब सेटिस्फाइड विद दीज पीपल। हाँ, तो वरना तो खान साहब वरना तो क्योंकि हाँ, वरना तो ओहदों से खान साहब का तो एक रिकॉर्ड है कि वो फारिग कर देते हैं फौरन अगर किसी को पसंद ना कर रहे हो किसी जगह पे। वो ऐसी कहते कोई हैं, मैं बात अपने नहीं है। बंदे को खान खिलाता साहब हूँ। खान साहब ने तो उस्मान बुज़दार से भी बड़े मुतमईन रहे आखिर वक्त में। तो ये तो नहीं कि कहें कि वो बड़ा जबरदस्त था। वो तो खान साहब से तो मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं तो खान साहब ठीक के है, सामने जब भी मौका मिला है, मैंने जब बुज़दार को लगाया था तब भी उनको कहता था बिल्कुल गलत है। सही है। अब भी अच्छा, जब अब ये उनको लगाया बताएं, तो मैं उनको कहता हूँ गलत। ठीक है, अच्छा ये बताएं क्विकली कि जो इस्तीफे देने का मामला है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त आप भी मौजूद थे खान साहब के बड़े करीबी सर्कल्स में जब असेंबलियों से इस्तीफों की बातें हुई थी और दो बड़ी अहम हुकूमतें खान साहब ने अपनी कुर्बान कर दी थी पाकिस्तान पे। तो अपने नज़रिए पे, अपने जो भी उनका एक मुहिम चल रही थी उस वक्त, अब जो ये इस्तीफों का मामला है, आपको लगता है ये ठीक स्ट्रैटेजी है, सही सिमत में जा रही है, या आपको लगता है इससे फ़ायदा कोई नहीं होना? सवाल ये है कि आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? अगर आपके पहले जो ये हालात होंगे कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, फिर जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनके खानदानों को उठा लिया जाएगा, फिर अगर आप इलेक्शन फिर भी जीत गए तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मुझे आप बताइए ना कि अगर आप फैसला ही कर चुके हैं कि पाकिस्तान में एक नॉर्थ कोरिया या चीन की तरह का सिस्टम रखना है, और यहाँ पे कोई अपोजिशन की जगह ही नहीं है, उनकी हैसियत ही नहीं है, उनको मौका ही नहीं देना, तो फिर इसके अलावा क्या आपके पास चाह रहा है? वो खुद जो निकाल रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा चले हम खुद निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फवाद चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा खुद पीटीआई के हवाले से, जो इस वक्त पीटीआई की कॉम्पोजिशन है उसके हवाले से अपना तबसरा दिया, तज्जिया दिया, और साथ ही पीटीआई की जो हिकमत अमली या खान साहब की जो हिकमत अमली है जो कि कमेटियों से इस्तीफे का मामला है, उसको भी फवाद चौधरी साहब ने ये कहकर एक तरह से सपोर्ट किया कि भाई इसके अलावा पीटीआई के पास या खान साहब के पास ऑप्शन क्या है जब आप इस किस्म का निज़ाम बनाएंगे कि जहाँ पर अपोजिशन को बोलने की इजाज़त ना हो, उनकी बात ना सुनी जा रही हो, तो फिर उनके पास कोई चारा रह नहीं जाता। अब प्रोग्राम में बात होगी पंजाब के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले सिंध की, और वहाँ पर दरियाओं में आने वाले सैलाब को कंट्रोल करने की हिकमत अमली की। पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान मुख्तलिफ नहरों के साथ साथ दरियाओं में पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए बंदों में शगाफ डालकर और उनको धमाकों से उड़ाकर सैलाबी पानी का रुख जो है वो शहरी आबादियों से मोड़ने की हिकमत अमली सामने आई थी। ताहम इसी तनाजुर में अब इस नुक्ते पर बहुत बहस हो रही है कि क्या सिंध को भी आबी ज़खायर में शगाफ डालने की हिकमत अमली अपनाना होगी या वहाँ कोई और मुतबादिल प्लान सामने लाना होगा। इसी तनाजुर में सिंध टंडुजाम ज़रई यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक पंजाब और सिंध की मिट्टी के जो अज्जा हैं उनमें बुनियादी फ़र्क है, और सिंध में शगाफ जो डालना है उसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला हो सकता है। जबकि सिंध के वज़ीर आपाशी जो हैं जाम खान शोरो साहब, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि सिंध की ज़मीन में ग्रेडियंट की मिकदार कम है, इसलिए यहाँ पर शगाफ नहीं डाले जा सकते और ना ही सैलाब के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस रिसर्च के मुताबिक अगर दरियाए सिंध की दाएं जानिब शगाफ डाला जाए तो पानी मंछर झील में जाएगा, जहां से उसको दोबारा दरियाए सिंध में छोड़ा जा सकता है, जबकि दरियाए सिंध के बाईं जानिब शगाफ डाले जाने की सूरत में पानी सखर बैराज से जुड़ी जो नारा झील है उसमें जाएगा। पंजाब और सिंध में सैलाबी पानी को शहरी आबादियों में आने से रोकने के लिए हिकमत अमली में बुनियादी फ़र्क क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट किस तरह से बेहतर बनानी होगी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आबी वसाइल हसन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एक बहस अब छिड़ी है नई कि जो हिकमत अमली पंजाब में अपनाई गई वो सिंध में एज इट इज़ नहीं अपनाई जा सकती और नहीं अपनाई जानी चाहिए, और ये जो शगाफ डालने वाला मामला है ये पंजाब में तो पॉसिबिलिटी इसकी थी और वो कारामत साबित हुआ, लेकिन सिंध में ये काम नहीं किया जा सकता। आप इस मौक़िफ़ से अग्री करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, दोनों जगहों पर एक ही जैसा तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है?
देखिए, हम वाटर रिसोर्सेज में हमेशा यही कहते हैं कि नो साइज़ फिट्स ऑल। हर जगह की एक अपनी स्ट्रेटजी है। जो स्ट्रेटजी केपी में होनी चाहिए वो पंजाब के लिए ज़रूरी नहीं है काम करे। बलूचिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान की अपनी होनी चाहिए, और पंजाब की अपनी, सिंध की अपनी होनी चाहिए। और ये जो डेवोल्यूशन है इन चीज़ों की 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को, वो एक्चुअली जो डेवोल्यूशन है वो उसको रीजनल स्केल के ऊपर लेके आती है, ताकि हर कोई अपने अपने माहौल के मुताबिक, अपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने अपने प्लान बनाए। ये इससे पहले जो 20th सेंचुरी का माइंडसेट था, जब हमने बड़ी बड़ी मशीनें बना ली और पावर आ गई हमारे पास, तो हमारा ये माइंडसेट बना और हमने कहना शुरू किया फ्लड कंट्रोल में बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें बन रही हैं, बंद बन रहे हैं, लेवीज़ बन रहे हैं, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं कि जी हम फ्लड को कंट्रोल करने लगे हैं, अब दरिया हमारी मर्ज़ी से चलेगा। लेकिन दरिया ने सूनर और लेटर हर जगह पे बताया कि भाई कभी कभी मेरी भी मर्ज़ी चलेगी, और जब मेरी मर्ज़ी चलेगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा चलेगी। तो इसलिए पीपल रियलाइज्ड इट, और फिर माइंडसेट चेंज हुआ। अब ये मैं ग्लोबल माइंड की बात कर रहा हाँ, हूँ, मैं यही ठीक है? पूछने वाली थी कि हैव वी रियलाइज्ड इट? हाँ, देखें, ये ग्लोबल माइंड है, और ग्लोबल माइंड हमेशा जो होता है वो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो फिर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनी फ्लड कंट्रोल की, कि हम फ्लड को कंट्रोल करेंगे, फ्लड मैनेजमेंट की, जी। कंट्रोल से हम मैनेजमेंट पे आ गए कि हम मैनेज करेंगे, हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो मोर और लेस फ्लड मैनेजमेंट वाले माइंडसेट से भी बाहर नहीं निकला। अच्छा। 1992 के जब फ्लड्स आए तो मुझे उस वक्त, आई वॉज ए यंग इंजीनियर, रिसेंट ग्रेजुएट, तो मुझे उधर जो है ना ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये फ्लड मैनेजमेंट किस तरह से की जा रही है। और 1992 में जब मैं वहाँ पे था साउथ पंजाब के फ्लड कंट्रोल सेंटर में, तो वहाँ पे उस वक्त ये मंगला के गेट अचानक इनको खोलने पड़े, इसी तरह की डेल्यूज हुई, और वो मॉनसून के एंड पे जाके कुछ सितंबर की 17-18 तारीख थी, जब डैम भरे हुए थे, पीछे पानी आया मंगला डैम के नेचुरल, इन्होंने डैम के गेट खोले, पूरा झेलम का शहर डूब गया और सारी तबाही हुई। और हम लोग मुल्तान में बैठे उस वेव का इंतज़ार कर रहे थे। चनाब और झेलम में ये फ्लड की 2 वेव्स आ रही थी। त्रिमू पे इन्होंने मिलना था, 8-8 लाख की उसी की वेव थी। त्रिमू की कैपेसिटी 10 लाख थी। अगर ये वेव्स आपस में मिल जाती हैं तो त्रिमू गया आपके हाथ से, वो या तो, और उसमें फिर यह है कि वो ब्रीचिंग, ठीक है, कि हम ब्रीचिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें, उसके लिए उसमें हम लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे कि उधर वो ट्यूब्स डालते हैं, वो उसकी एल्युमिनियम की, उनके बीच में जो आप एक्सप्लोसिव भर देते हैं, और उसके बाद में जब वो ऑर्डर मिलता है तो आप प्रेस करके तो वो उड़ा देते हैं उसको। ये भी आपने देखा है? जी, बिल्कुल देखा। अच्छा, अब ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाया कि उस वक्त आप मौजूद थे और मुल्तान में इंतजार कर रहे थे कि पानी आ रहा है। अब सिंध में जो हमारी हुकूमतें या जो लोग हैं, आवाम है, वो ये समझना चाह रहे हैं कि अब जो पानी वहाँ पर पहुँचेगा उसकी शक्ल, नौयत, मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए, सिंध इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होकर ये सैलाब नीचे जाता है ना, तो सिंध को वार्निंग टाइम काफ़ी मिल जाता है। सिंध को 2022 के सैलाब में इतना वार्निंग टाइम इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो सिंध के ऊपर बारिश हुई थी और रोदकोइयों के सैलाब थे, और वो फ्लैश फ्लडिंग थी जहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो अचानक दरिया में जब पानी आया तो हमें पता चला, और सिंध में मतलब है कि वो उस वक़्त वो डूब गए। इसी तरह से जो 2010 के फ्लड्स थे उसमें भी सिंध जो है इट वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो फ्लड भी अचानक वो सारे ये दरिया सिंध वाली साइड से आए थे, और उसमें भी जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। और फिर उसमें एक चीज़ जिसको हम रिवर एवल्शन कहते हैं वो हुई, एक जगह से इनका बंद टूट गया था, और वो बंद टूटने के बाद वो पानी जब निकला तो दरिया से बहुत दूर गया है, और मेरे ख्याल में ऐसे 200 किलोमीटर का चक्कर लगा के तो फिर कहीं वो दरिया में वापस आया। तो अब सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि 6-7 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान है, वो हम मैनेज कर लेंगे, वो बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। लेकिन दरिया सिंध जो है ना, सिंध के बीच में जाके बहुत चौड़ा हो जाता है, ये नेचुरल उसका है, वो कई जगहों से 50-50 किलोमीटर तक भी चौड़ा है। नहीं, दैट इज़ नॉट ए कंसर्न, दैट इज़ ए ब्लेसिंग। अच्छा, दरिया का अपना बेड जो है वो इतना चौड़ा है, और उसके बीच में जो फ्लड मैनेजमेंट उन्होंने करनी है उसके लिए वो तैयार हैं। एक तो पहली चीज़ तो ये कि सिंध के पास इस वक्त 2-3 एडवांटेज है। अर्ली वार्निंग, उनको पहले से पता चल गया जी ऊपर से सैलाब आ रहा है, ठीक है। ये रावी वालों को नहीं पता चला, इनको उस वक्त पता चला जब रावी के बीच में पानी था, तो उस वक्त उनको पता चला। ये बात सिंध के साथ नहीं है।
और रावी में भी पता लग सकता था अगर वो कंप्लेसेंट ना होते, अगर वो ये ना सोच रहे होते कि ये नाला बन गया है और इसमें कभी पानी नहीं आएगा। तो अच्छा। अब जब देखें, अगर आपको पता है ना कि ट्रैफिक तेज़ चल रही है तो आप दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करेंगे। अगर आप आंखें बंद करके आप एक्सपेक्ट करेंगे ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप आंखें बंद करके रोड क्रॉस करेंगे। तो पता होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस। फिर दूसरी ये कि सिंध इज़ बैटल हार्डन्ड। सिंध में 2010 फॉलोड बाय 2022 ये फ्लड्स देखे हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बैटल हार्डन्ड है, उनके लोग भी बैटल हार्डन्ड है। हर किसी के लिविंग मेमोरी में वो फ्लड्स हैं जो उन्होंने देखे ठीक हैं। है, तो उनको पंजाब पता है को क्या ये करना है। एडवांटेज नहीं था आप कह रहे हैं। तीसरा एडवांटेज जो इस वक्त सिंध के पास है, मतलब मैं पर्सनली उनके जो सेक्रेटरी इरीगेशन है उनसे भी मेरी मुलाकात है, जो उनके मिनिस्टर हैं जामशोर साहब, उनसे मुलाकात है। ये दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। ये जो ज़रीफ़ खोड़ो साहब हैं उनके सेक्रेटरी, वो तो बाकायदा उनके तो पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं वो इस किस्म के, मतलब एकेडमिक टाइप, और साथ ही वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। इस वक्त एज वी स्पीक आई थिंक ही इज़ सिटिंग ऑन आइदर सखर बैराज और गुद्दू बैराज। इस वक्त वो वहाँ पे बैठे होंगे क्योंकि वो इस वक्त कराची के दफ्तर में नहीं है। इसी तरह से उनके मिनिस्टर हैं वो भी उनके दाएं बाएं इस वक्त कहीं फेरे हैं। तो बेसिकली जब टॉप मैनेजमेंट होती है ना, इफेक्टिवली काउंटर कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब मैं उनके वो सुन रहा था एक चैनल के ऊपर जिस पे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि हम ब्रीचिंग वाली उसके ऊपर क्यों नहीं चल रहे। अगेन 2010 फ्लड्स कि रिवर रिवल्शन हुई तो पानी तो वो जा रहा है क्योंकि, अच्छा फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसमें। उन्होंने कहा कि जी जो दरियाए सिंध है, जो उसका बेड है, वो बाकी सिंध की टोपोग्राफी से, स्पेशली जो उसके सिंध के जो ईस्ट में आती है टोपोग्राफी, उससे थोड़ा सा ऊंचा है। वो ऊंचा कैसे हो गया कि दरिया जहाँ पे चल रहा है वो उधर मिट्टी बिछा रहा है। तो करते करते मतलब ऑन द रीजनल स्केल दरिया का बेड ऊपर जा रहा है क्योंकि उसके बीच में मिट्टी बैठती है, तो वो एक रिज के ऊपर चल रहा है। और अगर उसमें से आप पानी निकालेंगे तो फिर वो पूरे इलाके में फैल जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने ये स्ट्रेटजी नहीं करनी क्योंकि पंजाब में ये है कि यूं टोपोग्राफी है, दरिया दरमियान में है, तो आप इधर से तोड़ेंगे तो वो घूम के वापस फौरन दरिया में आ जाएगा, फौरन बाईपास करके। लेकिन सिंध के केस में वो पता नहीं किधर कितने शहरों से गुजरते हुआ कितने मील का बाईपास करके फिर कहीं जाके जो डेल्टा में पहुंचेगा या दरिया के बीच में आएगा। तो इसलिए वो ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और आई एम सो ग्लैड कि पाकिस्तान में इस वक्त एटलीस्ट सिंध में ये अंडरस्टैंडिंग है एट दी हाईएस्ट लेवल। ठीक है कि हाउ टू मैनेज इट एंड आई थिंक दे विल डू वेल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर हसन अब्बास साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और इनका भी ये मौक़िफ़ था कि एक तो सिंध गवर्नमेंट तैयार है, उसको तैयारी का बड़ा टाइम मिल गया, और साथ ही साथ इनका भी ये मौक़िफ़ था कि सिंध में स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए पंजाब से, क्योंकि टोपोग्राफीज़ जो हैं वो दोनों इलाकों की डिफरेंट हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।